करोड़पति को अपनी पुरानी हवेली में छिपी मिली एक महिला और बच्चे, और वह क्या करता है। आरव शर्मा ने जंग लगे फाटक को देखकर गहरी सांस ली। उस संपत्ति का दौरा जो उसने 15 साल से अधिक समय से नहीं किया था। 42 साल की उम्र में यह व्यवसायी मुंबई के सबसे अमीर आदमियों में से एक बन चुका था, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर एक छोटे से कस्बे का वह साधारण मकान उसकी विनम्र बचपन की हर उस चीज का प्रतिनिधित्व करता था जिसे वह भूलना चाहता था। अब उसे एक बड़ी रियल एस्टेट परियोजना के लिए जमीन बेचनी थी, जो उसकी संपत्ति को कई गुना बढ़ाने का वादा करती थी। दरवाजे पर जो महिला दिखाई दी वह स्पष्ट रूप से डरी हुई थी और उसने एक छोटे बच्चे को अपने पीछे छिपाने की कोशिश की। आरव ने उसकी फीकी गुलाबी साड़ी और जिस तरह से वह एक छोटे बच्चे को अपनी बाहों में सुरक्षात्मक तरीके से पकड़े हुए थी उसे देखा, जबकि एक बच्ची उसकी मैली ओढ़नी से चिपकी हुई थी। जब उसे एहसास हुआ कि वे पकड़े गए हैं तो वह अपनी भूरी आंखों में घबराहट को छिपा नहीं पाई। कृपया सेठ जी, मैं समझा सकती हूं, महिला ने कांपती हुई आवाज में कहा। तुम लोग अंदर कैसे आए? आरव ने पूछा, शांत रहने की कोशिश करते हुए, जबकि उसने उस मकान की हालत पर ध्यान दिया जिसे खाली होना चाहिए था। महिला ने सिर झुका लिया, अपने हाथों में बच्चे को और कसकर पकड़ लिया। मैं प्रिया हूं, प्रिया सिंह। यह मकान बरसों से वीरान लग रहा था। हमारे पास कहीं और जाने के लिए जगह नहीं थी। आरव ने उसकी तरफ से देखा और पाया कि बैठक, जो पहले धूल और जालों से ढकी थी, अब जीवन के संकेत दे रही थी। एक काम चलाऊ रस्सी पर कपड़े टंगे थे, कुछ रसोई के बर्तन एक पुरानी मेज पर रखे थे और जमीन पर गद्दे बिछे थे। रसोई से साधारण भोजन की महक आ रही थी। तुम लोग यहां कब से रह रहे हो? उसने पूछा, अभी भी स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा था। 3 महीने से, प्रिया ने जवाब दिया। उसकी आवाज लगभग फुसफुसाहट थी। उसकी बाहों में बच्चे की उम्र 3 साल से ज्यादा नहीं होगी। उसके काले बाल और बड़ी आंखें आरव को जिज्ञासा से देख रही थीं। लगभग 6 साल की बच्ची अभी भी अपनी मां के पीछे छिपी थी, उसे संदेह से ताक रही थी। सुनो, मैं समझता हूं कि तुम लोग जरूरतमंद थे, लेकिन यह संपत्ति बिकने वाली है, आरव ने दृढ़ लेकिन क्रूर न लगने वाली आवाज में कहा। तुम लोग यहां नहीं रुक सकते। प्रिया ने एक पल के लिए आंखें बंद कर लीं, जैसे कि हिम्मत जुटा रही हो। आप मालिक हैं, है ना? मुझे हमेशा पता था कि कोई न कोई दिन जरूर आएगा। बस मुझे नहीं लगा था कि इतनी जल्दी। तुमको कैसे पता था? पड़ोसियों ने टिप्पणी की थी कि मकान महाराष्ट्र के एक परिवार का है, जिसका बेटा अमीर हो गया और कभी वापस नहीं आया। आरव को सीने में जकड़न महसूस हुई। यह सच था कि वह जितनी जल्दी हो सका उस जगह से भाग गया था। अपनी गरीब बचपन की यादें, अपनी मां का अकेले उसे पालने के लिए संघर्ष, पिता के उन्हें छोड़ने के बाद उसी घर में भूखे प्यासे रहना, ये सब चीजें वह अतीत में दफन करना पसंद करता था। खैर, अब मैं वापस आ गया हूं, उसने जितना कठोर बोलना चाहा उससे ज्यादा रूखेपन से कहा। प्रिया ने बच्चे को पकड़े हुए एक कदम आगे बढ़ाया। सेठ जी, मुझे पता है कि हमारा कोई हक नहीं है, लेकिन क्या आप हमें 1 हफ्ते का समय दे सकते हैं? बस 1 हफ्ता, ताकि मैं कोई और जगह ढूंढ सकूं। 1 हफ्ता? आरव हिचकिचाया। वह सौदा जल्दी खत्म करना चाहता था, लेकिन उस महिला के हताश दृढ़ संकल्प ने उसे रोक दिया। कृपया, मैं वादा करती हूं कि हम बिना कोई परेशानी किए चले जाएंगे। बस, उसकी आवाज लड़खड़ाई। बस, अभी मेरे पास उन्हें ले जाने के लिए कोई जगह नहीं है। आरव ने दोनों बच्चों को देखा। बच्चा प्रिया की बाहों में आराम से हो गया था और अब उसे दिलचस्पी से देख रहा था, जबकि बच्ची अभी भी शर्मीली थी। साधारण और पैबंद लगे कपड़ों के बावजूद वे ठीक से पाले हुए लग रहे थे। ये आपके बच्चे हैं? ये मेरे भाई बहन हैं, प्रिया ने अपनी आवाज में गर्व और उदासी के मिश्रण के साथ जवाब दिया। मैं उनका ध्यान रखती हूं, जब से हमारे माता पिता, जब से हम अकेले हो गए। आरव को अपने पेट में कुछ मथता हुआ महसूस हुआ। इस स्थिति में कुछ ऐसा था जो उन यादों को कुरेद रहा था जिन्हें वह दबाए रखना चाहता था। ठीक है, उसने अंत में कहा, 1 हफ्ता, लेकिन उसके बाद तुम्हें जाना होगा। प्रिया के चेहरे पर राहत तुरंत और दिल को छूने वाली थी। धन्यवाद सेठ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम आरव शर्मा है। धन्यवाद आरव जी। उसने आखिरी बार मकान और दरवाजे पर खड़ी तीनों आकृतियों को देखा, फिर जाने के लिए मुड़ गया। जब वह कार की तरफ वापस जा रहा था तो प्रिया की छवि उसके दिमाग से नहीं निकल रही थी, जो उन बच्चों को ऐसे पकड़े हुए थी जैसे वे दुनिया की सबसे कीमती चीज हो। मुंबई वापस जाते समय आरव ने अपने वकील को फोन किया। एडवोकेट मेहता, मुझे नासिक की संपत्ति की बिक्री 1 हफ्ते के लिए टालनी है। कोई समस्या? आरव, खरीदार सौदा बंद करने के लिए उत्सुक है।
बस कुछ मसले हैं जिन्हें मुझे पहले हल करना है। 1 हफ्ते से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा कहते हुए भी आरव जानता था कि वह खुद से झूठ बोल रहा था। उस शाम कुछ बदल गया था और वह ठीक से बता नहीं सकता था कि क्या। प्रिय श्रोता, यदि आपको कहानी पसंद आ रही है तो लाइक करना और सबसे महत्वपूर्ण, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह हम जैसे शुरू कर रहे लोगों की बहुत मदद करता है। अब आगे बढ़ते हैं। 2 दिन बाद आरव ने बिना किसी खास कारण के खुद को नासिक वापस जाते हुए पाया। उसने खुद से कहा कि उसे यह देखना है कि क्या परिवार समझौते का पालन कर रहा है, लेकिन अंदर से वह जानता था कि कुछ और था। वह मकान उस पर एक अजीब आकर्षण डाल रहा था, जैसे कि एक चुंबक उसे उस अतीत की ओर खींच रहा हो जिससे वह इतना बचना चाहता था। जब वह पहुंचा तो उसने प्रिया को आंगन में काम चलाऊ रस्सी पर कपड़े सुखाते हुए पाया। उसने वही गुलाबी साड़ी पहनी हुई थी, लेकिन अब उसने ध्यान दिया कि वह साफ और अच्छी तरह से इस्त्री की हुई थी। बच्चे पास में खिलौनों से खेल रहे थे जो कबाड़ से बने थे, टिन की कारों और एक हाथ से सिलाई की हुई कपड़े की गुड़िया। आरव जी, प्रिया स्पष्ट रूप से हैरान होकर बोली। क्या कुछ हुआ? नहीं, मैं तो बस ये देखने आया था कि चीजें कैसी चल रही हैं। असल में वह समझना चाहता था कि इस महिला ने उस पुराने मकान को एक घर में कैसे बदल दिया था। कम संसाधनों के बावजूद सब कुछ व्यवस्थित और साफ था। पुरानी टिनों में जंगली फूल थे जो गमलों का काम कर रहे थे, और खिड़कियां खुली थीं जिससे सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। क्या आप अंदर आना चाहेंगे? मैंने अभी चाय बनाई है, प्रिया ने पेश किया। आरव हिचका, लेकिन अंत में मान गया। अंदर से मकान पहचाना नहीं जा रहा था। प्रिया ने भंडार घर में पड़े पुराने फर्नीचर को ठीक कर दिया था। खिड़कियों पर चिथड़ों से बने पर्दे लगा दिए थे और यहां तक कि एक लकड़ी की मेज पर किताबें जमा करके बच्ची के लिए एक छोटा सा पढ़ने का कोना भी बना दिया था। ये किताबें तुम्हें कहां से मिली? आरव ने पूछा, कुछ शीर्षकों को पहचानते हुए। ये अटारी में एक संदूक में थीं। प्रिया ने एक टूटी हुई प्याली में चाय परोसते हुए जवाब दिया। यह तब की होंगी जब कोई यहां रहता था। सिया को पढ़ना बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा कि कोई नुकसान नहीं होगा। आरव ने एक किताब उठाई। यह पंचतंत्र की कहानियां की एक प्रति थी जो उसे 8वें जन्मदिन पर उपहार में मिली थी। उसकी मां ने इसे खरीदने के लिए महीनों तक पैसे बचाए थे। पहले पन्ने पर अभी भी उसकी बचपन की लिखावट थी। आरव शर्मा, 2री कक्षा। यह किताब मेरी है, वह खुद से ही बड़बड़ाया। माफ करना, प्रिया चिंतित दिखी। मुझे नहीं पता था। सिया, इधर आओ। बच्ची शर्मीली होकर आई, अभी भी आरव से आशंकित थी। सिया, ये किताबें आरव जी की थीं जब वह बच्चे थे। तुम्हें इन्हें वापस करना होगा। नहीं, आरव ने तेजी से कहा। कोई जरूरत नहीं है, वह उन्हें रख सकती है। सिया की आंखें चमक उठीं। सच में? सेठ जी? और मुझे बस आरव कहो। प्रिया पहली बार मुस्कुराई जब से आरव उससे मिला था। सिया खुद से पढ़ना सीख रही है। मैं उसे वह सब सिखाती हूं जो मैं जानती हूं। लेकिन क्या तुम स्कूल नहीं गई? 4थी कक्षा तक गई। मेरे माता पिता की मृत्यु के बाद मुझे छोटे बच्चों की देखभाल के लिए काम करना पड़ा। आरव ने प्रिया को बोलते हुए देखा। उसके खड़े होने के तरीके में एक गरिमा थी जो उसके साधारण कपड़ों के विपरीत थी। वह दया नहीं मांग रही थी, बस तथ्य बता रही थी। और अब तुम क्या काम करती हो? मैं सिलाई करती हूँ। रात में जब वे सो जाते हैं तो मैं शहर की एक दुकान के लिए कपड़े सिलती हूँ। ज्यादा नहीं है, लेकिन रोजमर्रा के खर्चों के लिए काफी है। आरव ने बैठक के कोने में रखी पुरानी सिलाई मशीन पर ध्यान दिया जो जूते के डिब्बों में व्यवस्थित कपड़ों और धागों से घिरी थी। एक व्यक्ति के लिए बहुत काम है, उसने टिप्पणी की। हम गुजारा कर लेते हैं, प्रिया ने बस जवाब दिया। हमेशा से गुजारा करते आए हैं। छोटा बच्चा, जिसे प्रिया ने मिहिर के रूप में पेश किया था, जिज्ञासा से आरव के पास आया। बिना डरे उसने आदमी को एक टिन की कार बढ़ाई। मेरे साथ खेलोगे? आरव ने उस भद्दे खिलौने को देखा और फिर बच्चे की भरोसेमंद आंखों को। बरसों से किसी बच्चे ने इतनी सहजता से उसके पास आने की हिम्मत नहीं की थी। अपनी कार्यकारी जिंदगी में वह मुश्किल से ही परिवारों के साथ घुलता मिलता था। मुझे ठीक से खेलना नहीं आता, उसने स्वीकार किया। यह आसान है, मिहिर ने जमीन पर बैठते हुए और कार को चलाते हुए कहा। ब्रम। लगभग अनजाने में आरव ने खुद को बैठक के तख्तों वाली फर्श पर एक 3 साल के बच्चे के साथ टिन की कारें चलाते हुए पाया। प्रिया उन्हें रसोई से एक दबी हुई मुस्कान के साथ देख रही थी। तुम कितने साल की हो? आरव ने सिया से पूछा, जो शर्मीली होकर पास आई थी। मैं 7 साल की हूं। मिहिर 3 का है और प्रिया 27 की है, लेकिन बड़ी लगती है क्योंकि वह थक जाती है। बच्ची ने बच्चों की विशिष्ट ईमानदारी के साथ जवाब दिया। प्रिया थोड़ी शर्मा गई। सिया, पर यह सच है।
बच्ची ने जोर दिया। तुम पूरी रात सिलाई करती रहती हो। आरव ने प्रिया को और ध्यान से देखा। अब जब सिया ने इसका जिक्र किया था तो उसने हल्की काली आंखों के घेरों, काम से सूखी हुई हाथों और जिस तरह से वह चलती थी जैसे कि अपने कंधों पर एक अदृश्य बोझ उठा रही हो, उस पर ध्यान दिया। क्या तुम लोग ठीक से खा रहे हो? उसने बिना सोचे समझे पूछा। बेशक, प्रिया ने थोड़ा रक्षात्मक होकर जवाब दिया। मैं उनका अच्छी तरह से ध्यान रखती हूं। मेरा मतलब वह नहीं था। हमें दान की जरूरत नहीं है आरव जी, उसने और दृढ़ता से कहा। हमें बस एक अस्थायी छत की जरूरत थी। इस जवाब ने उसे चौंका दिया। वास्तव में यह उसे सकारात्मक रूप से चौंका दिया। अपने व्यापार की दुनिया में वह ऐसे लोगों का आदी था जो हमेशा उससे कुछ न कुछ चाहते थे। प्रिया अलग थी। माफ करना, मैं तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहता था। आपने अपमान नहीं किया। उसने अपना लहजा नरम किया। बस, मैंने सीखा है कि किसी को अपनी गरिमा बनाए रखनी पड़ती है ना? स्थिति चाहे जो भी हो। मिहिर ने आरव की पतलून का निचला हिस्सा खींचा। आरव अंकल, कल आओगे? इस सवाल ने आरव को हैरान कर दिया। बरसों से किसी ने उसे अंकल नहीं कहा था। मुझे नहीं पता, शायद। मैं चाहता हूं कि तुम आओ, मिहिर ने बच्चों की निश्चल ईमानदारी से कहा। आरव को अपने सीने में कुछ अजीब सा महसूस हुआ, एक गर्मी जो उसने लंबे समय से महसूस नहीं की थी। जब वह उस शाम मकान से बाहर निकला तो वह प्रिया की छवि को दरवाजे पर दोनों बच्चों के साथ अलविदा कहते हुए ले गया और बरसों में पहली बार उसने खुद को अगले दिन के लिए उत्सुक पाया। अगली सुबह आरव ने 2 बैठकें रद्द कर दी और फिर नासिक के लिए गाड़ी चलाई। इस बार वह रास्ते में एक दुकान से कुछ खिलौने खरीद कर लाया। ज्यादा महंगे नहीं, बस सिया के लिए कुछ रंग भरने वाली किताबें और पेंसिल, और मिहिर के लिए एक खिलौना ट्रक। जब प्रिया ने दरवाजा खोला और उपहार देखे तो उसका भाव गंभीर हो गया। आरव जी, मैंने आपसे कहा था कि यह दान नहीं है। उसने उसे रोका। यह मकान का अच्छी तरह से ध्यान रखने के लिए धन्यवाद है। यह एक झूठ था, लेकिन एक दयालु झूठ जिसने प्रिया को अपने गर्व को ठेस पहुंचाए बिना स्वीकार करने दिया। बच्चे बहुत खुश होंगे, उसने अंत में मुस्कुराते हुए कहा। और वे सचमुच थे। सिया ने किताबों को खजानों की तरह गले लगाया और मिहिर तुरंत ट्रक के साथ खेलने लगा, जिसके इंजन की आवाज मकान में गूंज उठी। आपको यह करने की जरूरत नहीं थी, प्रिया ने धीमी आवाज में कहा जब वे बच्चों को खेलते हुए देख रहे थे। मैं करना चाहता था, आरव ने जवाब दिया, और उसे एहसास हुआ कि वह ईमानदार था। वे मकान के बरामदे में बैठे रहे और सिया को नई पेंसिलों से मिहिर को चित्र बनाना सिखाते हुए देखते रहे। दोपहर का सूरज एक सुनहरी रोशनी बना रहा था, जिससे सब कुछ और ज्यादा सुंदर और शांत लग रहा था। क्या मैं कुछ पूछ सकता हूं? आरव ने कुछ देर की चुप्पी के बाद कहा। जरूर। यहां क्यों? तुमने यही मकान क्यों चुना? प्रिया कुछ देर चुप रही, जैसे तय कर रही हो कि कितना बताना है। कस्बे में एक बुजुर्ग महिला थी जिन्होंने मुझे इस मकान के बारे में बताया था। उन्होंने कहा कि यह बरसों से खाली है, लेकिन पहले यह एक ऐसी जगह थी जहां अच्छी चीजें होती थीं, कि मकान की मालकिन जरूरतमंदों की मदद करती थी। आरव को सीने में जकड़न महसूस हुई। उसकी मां सचमुच ऐसा करती थी। कम होने पर भी वह हमेशा उससे साझा करती थी जिसके पास कम था। बुजुर्ग महिला ने कहा कि शायद यह मुश्किल में फंसे लोगों के लिए एक सुरक्षित जगह होगी। प्रिया ने जारी रखा। और मुझे बहुत सुरक्षा की जरूरत थी। किससे सुरक्षा? प्रिया ने खेलते हुए बच्चों को देखते हुए हिचकिचाया। मेरे परिवार से। वे मुझे एक ऐसे आदमी से शादी करने के लिए मजबूर करना चाहते थे जिसे मैं नहीं जानती, ताकि कुछ कर्ज चुकाए जा सकें। जब मैंने मना कर दिया और कहा कि मैं बच्चों को अपने साथ ले जाऊंगी, तो उन्होंने कहा कि बेहतर होगा कि मैं सचमुच गायब हो जाऊं। इस बात को बताते समय उसकी आवाज में जो शीतलता थी, उसने आरव को प्रभावित किया। तो तुम लोग भाग गए? हाँ, मैं उनके साथ भाग गई। वे अब मेरा एकमात्र परिवार हैं। और जो व्यक्ति तुमसे शादी करने वाला था, क्या वह तुम्हें ढूंढ रहा है? मुझे नहीं पता। मुझे उम्मीद है कि नहीं। मुझे उम्मीद है कि उसे अपनी समस्याएं हल करने के लिए कोई और मिल गया होगा। आरव ने प्रिया को बच्चों को देखते हुए देखा। उसकी निगाह में कुछ भयंकर और सुरक्षात्मक था, जैसे कि एक मां अपने बच्चों की रक्षा कर रही हो। क्या तुम्हें यह सब छोड़ने का पछतावा नहीं है? किस बात का पछतावा? उसने उसे घूर कर देखा। 2 निर्दोष बच्चों की रक्षा करने का, मवेशी की तरह बेचे जाने से इनकार करने का? कभी नहीं। उसकी आवाज में जो दृढ़ विश्वास था, उसने आरव को प्रभावित किया। वह ऐसे अधिकारियों को जानता था जिनमें उस युवा महिला में दिख रहे दृढ़ संकल्प का आधा भी नहीं था। और अगर मैं तुम्हारे लिए शहर में कोई बेहतर नौकरी ढूंढ दूं? प्रिया ने उसे संदेह से देखा। क्यों? तुम मुझे जानते तक नहीं हो। क्योंकि
आरव सही शब्द ढूंढने की कोशिश करते हुए रुका, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी माँ भी यही करती। इस जवाब से प्रिया संतुष्ट लग रही थी। तुम्हारी माँ जो यहां रहती थी? हाँ, उनकी 5 साल पहले मृत्यु हो गई। वह बहुत अच्छी इंसान थी। और तुम यहां कभी वापस क्यों नहीं आए? सवाल सीधा था, बिना किसी लाग लपेट के। आरव ने ईमानदारी की सराहना की, क्योंकि यह जगह मुझे उन चीजों की याद दिलाती थी जिन्हें मैं भूलना चाहता था। गरीबी, कठिनाइयां, अपने जीवन पर कोई नियंत्रण न होने की भावना। और अब आरव ने चारों ओर देखा। मकान अलग लग रहा था, उसमें जीवन था। बच्चे हंस रहे थे, प्रिया कपड़े मोड़ते हुए गुनगुना रही थी, रसोई से घर के खाने की महक आ रही थी। अब मुझे नहीं पता, यह अलग है। उस रात आरव मकान से ज्यादा सवालों के साथ निकला, जिनके जवाब उसके पास थे। अगले दिन ऑफिस जाने के बजाय वह नासिक लौट आया, और उसके अगले दिन भी अनजाने में उसने एक दिनचर्या बना ली थी। प्रिया को दिया गया 1 हफ्ता खत्म होने वाला था, लेकिन आरव उस परिवार को बेदखल करने की कल्पना नहीं कर सकता था। हर गुजरते दिन के साथ वह उनकी कहानियों, उनके रोजमर्रा के संघर्षों, जिस तरह से वे एक दूसरे की देखभाल करते थे, उसमें और ज्यादा शामिल होता गया। 5वें दिन उसे वह फोन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। सेठ जी शर्मा, यह कस्बे के सार्वजनिक फोन से प्रिया की आवाज थी। मुझे आपसे बात करनी है, यह जरूरी है। आरव को लगा कि उसका पेट सिकुड़ गया है। क्या हुआ? उसने मुझे ढूंढ लिया। वह आदमी जिससे मेरा परिवार मेरी शादी कराना चाहता है, वह यहां कस्बे में हमारे बारे में पूछ रहा है। आरव ने संकोच नहीं किया। मकान के अंदर रहो, सब कुछ बंद कर दो, मैं वहां आ रहा हूं। प्रिया को जानने के बाद पहली बार आरव ने गति सीमा से ऊपर गाड़ी चलाई। जब वह मकान पर पहुंचा तो उसने तीनों आकृतियों को बैठक में इकट्ठा पाया, स्पष्ट रूप से डरी हुई थीं। प्रिया मिहिर को अपनी गोद में लिए हुए थी, जबकि सिया उसकी ओढ़नी से चिपकी थी। वह यहां से गुजरा। आरव के अंदर आते ही प्रिया ने कहा। उसने दरवाजा खटखटाया, मेरा नाम चिल्लाया, कहा कि मैं चाहूं या न चाहूं मुझे वापस जाना होगा। उसे कैसे पता चला कि तुम लोग यहां हो? किसी पड़ोसी ने टिप्पणी कर दी होगी। छोटा कस्बा है ना? खबरें तेजी से फैलती हैं। आरव को एक गुस्सा महसूस हुआ जो उसने बरसों से अनुभव नहीं किया था। किसी के द्वारा उस परिवार को धमकाने का विचार ने आदिम प्रवृत्तियों को जगाया, जिनके बारे में वह नहीं जानता था कि उसके पास हैं। क्या वह अभी भी कस्बे में है? मुझे लगता है हाँ। उसने कहा कि वह मेरे भाइयों के साथ वापस आएगा, कि उन्होंने ही उसे हमें लाने के लिए भेजा है। तुम्हारे भाई? लेकिन मेरे सगे भाई, बड़े, वे शादी का समर्थन करते हैं क्योंकि उन्हें पैसे मिलेंगे। आरव ने मुट्ठी भींच ली। एक परिवार अपनी ही बहन को कैसे बेच सकता है? ठीक है, वह तुम्हें कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। तुम वयस्क हो, तुम्हें चुनने का अधिकार है। आप नहीं समझते? प्रिया ने आंखों में आंसू लिए कहा। मेरे कस्बे में, मेरे माहौल में जब परिवार कुछ तय करता है तो ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता, खासकर एक महिला होने के नाते। तो तुम क्या करना चाहती हो? मुझे नहीं पता। अगर हम यहां से चले जाते हैं तो हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। अगर हम रुकते हैं तो वह जोर देता रहेगा और मुझे डर है कि वह बच्चों के साथ क्या कर सकता है। आरव ने मिहिर और सिया को देखा, जो पूरी तरह से नहीं समझ रहे थे कि क्या हो रहा है, लेकिन माहौल में डर को महसूस कर रहे थे। तुम लोग यहीं रहोगे, उसने एक फैसला लेते हुए कहा। मैं इसे हल करूंगा। कैसे? यह मुझ पर छोड़ दो। प्रिया ने उसकी आंखों में देखा, और जरूर कुछ देखा होगा जिसने उसे आश्वस्त किया, क्योंकि उसने सिर हिलाया। धन्यवाद। आरव ने उस रात मकान में ही सोफे पर सोकर बिताई, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि परिवार सुरक्षित है। सुबह उसने अपने वकील के साथ गंभीर बातचीत की। एडवोकेट मेहता, मुझे समझाओ कि जबरदस्ती शादी की स्थिति में एक महिला के क्या अधिकार होते हैं? जबरदस्ती शादी, आरव, यह एक अपराध है। संविधान इसकी गारंटी देता है। मुझे पता है कि यह एक अपराध है, लेकिन मुझे समझाओ कि हम ऐसे व्यक्ति की रक्षा कैसे करते हैं जिस पर उसके अपने परिवार द्वारा दबाव डाला जा रहा है। वकील से बातचीत के बाद आरव नासिक शहर गया ताकि उस आदमी को ढूंढ सके जो प्रिया को धमका रहा था। उसे ढूंढना मुश्किल नहीं था। एक छोटे से शहर में बाहरी लोग ध्यान आकर्षित करते हैं। रणजीत ठाकुर लगभग 50 साल का एक छोटा मोटा आदमी था, जिसकी अभिव्यक्ति ऐसी थी कि वह डरा धमका कर चीजें हासिल करने का आदी था। आरव ने उसे शहर के मुख्य बार में जोर जोर से प्रिया पर अपने अधिकारों के बारे में बात करते हुए पाया। क्या आप रणजीत ठाकुर हैं? आरव मेज के पास जाते हुए पूछा। कौन जानना चाहता है? मेरा नाम आरव शर्मा है। मुझे प्रिया सिंह के बारे में आपसे बात करनी है। रणजीत की आंखें दिलचस्पी से चमकीं। आह,
तो तुम्हें पता है कि वह कहाँ है? बहुत बढ़िया, मुझे वहां ले चलो, मैं उसे ले आता हूं। बैठ जाओ, आरव ने ऐसे लहजे में कहा जिसने बहस की अनुमति नहीं दी। आरव की मुद्रा में, जिस तरह से उसने कपड़े पहने थे और बात की थी, उसमें कुछ ऐसा था कि रणजीत ने स्वाभाविक रूप से आज्ञा मानी। जो मैं कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनो, आरव ने जारी रखा। प्रिया तुमसे शादी नहीं करेगी, वह नहीं चाहती, और भारत में जबरदस्ती शादी एक अपराध है। अगर तुम उसका पीछा करते रहे तो मैं पुलिस को फोन करूंगा। पुलिस? रणजीत ने एक कड़वी हंसी हंसी। मैं कहूंगा कि मैं अपनी मंगेतर की तलाश कर रहा हूं, कि उसके परिवार पर मेरा कर्ज है। मैं कहूंगा कि तुम एक महिला और 2 बच्चों को धमका रहे हो, इससे जेल होती है। और तुम कौन होते हो इसमें पड़ने वाले? आरव ने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला और मेज पर रख दिया। यह उसका बिजनेस कार्ड था, जिस पर कंपनी का नाम और उसके सभी शीर्षक थे। रणजीत ने कार्ड पढ़ा और उसका भाव पूरी तरह से बदल गया। तुम शर्मा डेवलपर्स के मालिक हो? और अन्य चीजों के भी? हाँ। आरव का नाम पूरे क्षेत्र में जाना जाता था। रणजीत ने मुश्किल से निगला। देखो आरव जी, मुझे नहीं पता था कि आप इसमें शामिल हैं। अब तुम्हें पता है, प्रिया मेरी सुरक्षा में है। अगर तुम या तुम्हारे परिवार का कोई भी व्यक्ति उसके पास फिर से आता है तो तुम्हें मुझे समझाना होगा, समझे? रणजीत ने तेजी से सिर हिलाया। लेकिन उसके परिवार पर मेरा जो पैसा बकाया है? कितना? 15 लाख। आरव ने अपनी जेब से चेकबुक निकाली और तुरंत एक चेक लिखा। यह लो, अब तुम्हारा प्रिया से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहां दस्तखत करो। आरव ने मेज पर एक कागज रखा। यह एक दस्तावेज था जिसे उसके वकील ने तैयार किया था। आरव ने मेज पर एक दोस्त की प्रति कर रही है, जिसमें रणजीत ने प्रिया पर किसी भी अधिकार का त्याग कर दिया था। दस्तखत करो और जाओ, फिर कभी वापस मत आना। रणजीत ने बिना बहस किए दस्तखत कर दिए। जब आरव मकान पर लौटा और प्रिया को बताया कि क्या हुआ था, तो वह रो पड़ी, उदासी से नहीं बल्कि राहत से। मैं आपको इसके लिए कैसे धन्यवाद दूं? उसने आंसुओं के बीच पूछा। तुम्हें किसी चीज के लिए धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, बस जितने समय तक चाहो यहीं रहो। प्रिय श्रोता, यदि आपको कहानी पसंद आ रही है तो लाइक करना और सबसे महत्वपूर्ण, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यह हम जैसे शुरू कर रहे लोगों की बहुत मदद करता है। अब आगे बढ़ते हैं। जो दिन गुजरे वे अलग थे। रणजीत के खतरे के बिना प्रिया उस तरह से शांत हो गई जो आरव ने पहले कभी नहीं देखी थी। वह ज्यादा मुस्कुराती थी, बच्चों के साथ खेलती थी, खाना बनाते समय गाती थी। मकान एक सच्चा घर बन गया। आरव रोजाना मिलने आने लगा। सुबह मुंबई ऑफिस जाने से पहले वह परिवार के साथ नाश्ता करने के लिए मकान पर रुकता था। शाम को जब वह लौटता था तो वह रात का खाना खाने के लिए फिर से रुकता था। अनजाने में उसकी दिनचर्या पूरी तरह से बदल गई थी। क्या तुम्हारा अपना परिवार नहीं है? प्रिया ने एक शाम पूछा जब वे बच्चों को आंगन में खेलते हुए देख रहे थे। नहीं, मैंने कभी शादी नहीं की। मुझे कभी सही व्यक्ति नहीं मिला। क्यों नहीं? आरव ने जवाब के बारे में सोचा। मुझे लगता है कि मैंने हमेशा सोचा कि प्यार एक विलासिता है, कि मुझे पहले अपनी वित्तीय जिंदगी बनानी होगी, उसके बाद मैं रिश्तों के बारे में सोचूंगा। और अब मुझे एहसास होता है कि शायद मैंने अपनी पूरी जिंदगी गलत सोचा। प्रिया मुस्कुराई। जीवन में ये सब होता है ना? आप कुछ और योजना बनाते हैं और वह कुछ और होने पर जोर देता है। यह सच है। वे मिहिर को पुरानी जुराबों से बनी गेंद से सिया को फुटबॉल खेलना सिखाने की कोशिश करते हुए चुपचाप देखते रहे। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूं? आरव ने कहा। जरूर। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है, उसके बाद क्या तुम्हें किसी के साथ रिश्ता बनाने से डर नहीं लगता? प्रिया ने सवाल पर विचार किया। मुझे गलत व्यक्ति पर भरोसा करने से डर लगता है, लेकिन मुझे प्यार से डर नहीं लगता। मुझे लगता है कि प्यार ही एकमात्र ऐसी चीज है जो इस जीवन में वास्तव में मायने रखती है, तब भी जब वह दुख देता है, खासकर तब जब वह दुख देता है, क्योंकि जब वह दुख देता है तो वह सच्चा था। प्रिया की सरल बुद्धिमत्ता ने आरव को लगातार हैरान किया। उसकी कॉर्पोरेट दुनिया में लोग साधारण चीजों के बारे में जटिल तरीके से बात करते थे। प्रिया इसके विपरीत करती थी। वह उस रात थी जब आरव को एहसास हुआ कि वह प्यार में पड़ रहा है। यह कोई नाटकीय या सिनेमाई क्षण नहीं था। यह बस प्रिया को बच्चों को सुलाते हुए, अपनी मीठी आवाज में लौरी गाते हुए देखकर था कि उसने समझा कि उसका जीवन हमेशा के लिए बदल गया है। अगले हफ्ते आरव ने एक फैसला लिया जिसने उसे जानने वाले सभी लोगों को हैरान कर दिया। उसने मकान की बिक्री रद्द कर दी। आरव, क्या तुम पागल हो गए हो? उसके पार्टनर एडवर्ड ने एक बैठक के दौरान कहा। यह 2 करोड़ रुपए का सौदा है। मुझे पता है कि इसकी कीमत क्या है।
तो तुम क्यों पीछे हट रहे हो? क्योंकि मैंने इसे न बेचने का फैसला किया है। लेकिन तुमने कहा था कि वह मकान तुम्हें सिर्फ बुरी यादें दिलाता है। यादें बदल गईं। एडवर्ड ने उसे ऐसे देखा जैसे उसने अपना दिमाग खो दिया हो। क्या इसका उस परिवार से कोई लेना देना है जो वहां रह रहा था? आरव ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति ही काफी थी। आरव, भगवान के लिए मुझे यह मत बताना कि तुम एक ऐसी महिला के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ रहे हो जिसे तुम ठीक से जानते भी नहीं हो। मैं उसे 2 हफ्तों में किसी भी व्यक्ति से ज्यादा अच्छी तरह से जान गया हूं। यह हास्यास्पद है, शायद है, लेकिन मुझे यही महसूस होता है। उस शाम आरव प्रिया को अपना फैसला बताने के लिए मकान पर गया। मैंने बिक्री रद्द कर दी है। वाना आया, एक है, उसने बिना लाग लपेट के कहा। प्रिया, जो सिलाई मशीन पर सिलाई कर रही थी, उसने काम रोक दिया। क्या? मकान? मैं अब इसे नहीं बेचूंगा। लेकिन क्यों? आरव ने गहरी सांस ली। क्योंकि मैंने पाया कि यह जगह अभी भी एक घर हो सकती है, जैसा कि मेरी मां के यहां रहते समय था। प्रिया ने एक लंबे समय तक चुपचाप उसे देखा। और इसका हमारे लिए क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर तुम लोग चाहो तो रह सकते हो, जितने समय तक चाहो। आरव, मुझे नहीं पता क्या कहूं। तुम्हें अभी कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस इसके बारे में सोचो, ठीक है? प्रिया ने सिर हिलाया। अभी भी खबर को संसाधित कर रही थी। उस रात बच्चों के सो जाने के बाद उसने और आरव ने मकान के बरामदे में लंबी बातचीत की। उन्होंने सपनों, डर और कैसे जीवन कभी कभी हमें ऐसे रास्तों पर ले जाता है जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी के बारे में बात की। मुझे डर लगता है, प्रिया ने स्वीकार किया। किस बात का? सपना देखने का, कि एक दिन मैं जागूंगी और पता चलेगा कि यह सब मेरी तरफ से केवल हताशा थी। यह हताशा नहीं है, आरव ने कहा। मैं भी इसे महसूस करता हूं। यह जुड़ाव। सच में? यह हम पर सिर्फ दया नहीं है। प्रिया, मेरी आंखों में देखो। वह उसकी ओर मुड़ा। यह दया नहीं है, यह, मुझे नहीं पता इसे क्या नाम दूं। मुझे बस इतना पता है कि मैंने ऐसा पहले कभी महसूस नहीं किया। उन्होंने पहली बार वहीं मकान के बरामदे में, जहां आरव बड़ा हुआ था, उन सितारों के नीचे चूमा जो उसकी मां उसे बचपन में दिखाती थीं, जो महीने गुजरे वे पूरी तरह से खोज के थे। आरव ने सीखा कि एक सच्चा परिवार होने का क्या मतलब है। न केवल दायित्व या जिम्मेदारियां, बल्कि घर आने और उन लोगों द्वारा स्वागत किए जाने की वास्तविक खुशी जो उसकी परवाह करते थे। मिहिर ने उसे पापा कहना शुरू कर दिया, स्वाभाविक रूप से, बिना किसी के सुझाव के। सिया, जो ज्यादा आरक्षित थी, को ज्यादा समय लगा, लेकिन अंततः वह भी उसके लिए खुल गई। प्रिया एक ऐसे फूल की तरह खिल गई जिसे अंततः बढ़ने के लिए सही जमीन मिल गई थी। आरव ने मकान का पूरी तरह से नवीनीकरण किया, लेकिन उसकी आत्मा को बनाए रखने का ध्यान रखा। उसने रसोई को आधुनिक बनाया, छत की मरम्मत की, दीवारों को रंगा, लेकिन उन विवरणों को संरक्षित रखा जिन्होंने जगह को व्यक्तित्व दिया था। उसने हर बच्चे के लिए एक कमरा बनाया और पुराने गोदाम को प्रिया के लिए एक सिलाई कार्यशाला में बदल दिया। तुम्हें अब उस दुकान के लिए सिलाई करने की जरूरत नहीं है, उसने एक सुबह उससे कहा। तुम अपना काम खुद कर सकती हो, वो चीजें बना सकती हो जो तुम्हें पसंद है। मुझे काम करना पसंद है आरव। मैं नहीं चाहती कि मेरा खर्चा उठाया जाए। मैं तुम्हारा खर्चा उठाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें वह काम करने की आजादी देने की बात कर रहा हूं जिससे तुम्हें प्यार है। और इस तरह प्रिया ने अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया, क्षेत्र की महिलाओं के लिए कस्टम मेड कपड़े सिलना। थोड़े ही समय में उसके पास उतने ऑर्डर थे जितने वह संभाल सकती थी। यह उन व्यस्त दिनों में से एक था जब उन्हें एक अप्रत्याशित मुलाकात मिली। आरव आंगन में मिहिर के साथ खेल रहा था जब उसने प्रिया को अंदर से चिल्लाते हुए सुना। वह मकान की ओर भागा और उसे दरवाजे पर खड़ा पाया, जो दरवाजे पर खड़े लगभग 40 साल के एक आदमी को देख रही थी। कौन है? आरव ने धीमी आवाज में पूछा। मेरा भाई रमेश, आदमी स्पष्ट रूप से असहज होकर पास आया। प्रिया, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मुझे तुमसे बात करनी है। किस बारे में? प्रिया की आवाज तनावपूर्ण थी। परिवार के बारे में, जो कुछ हुआ उसके बारे में। आरव एक विचारशील सुरक्षात्मक हावभाव में प्रिया के पास खड़ा हो गया। यह मेरा घर है, प्रिया ने कहा। अगर तुम्हें बात करनी है तो उसके सामने यही होगी। रमेश ने आरव को देखा, स्पष्ट रूप से यह समझने की कोशिश कर रहा था कि वह कौन था। ठीक है, प्रिया ने अंत में कहा, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। जो हमने किया, जबरदस्ती शादी के लिए, तुम्हें घर से निकालने के लिए माफी। हम कर्ज के कारण हताश थे, लेकिन यह जायज नहीं ठहराता कि हमने क्या किया। प्रिया चुप रही, अपने भाई के शब्दों को संसाधित कर रही थी। और तुम अब यहां क्यों आए हो? क्योंकि मुझे पता चला कि तुम ठीक हो, कि तुम्हें कोई ऐसा मिल गया है जो तुमसे प्यार करता है।
कि बच्चों की देखभाल की जा रही है, और मुझे एहसास हुआ कि हमने लालच के कारण अपने परिवार के सबसे अच्छे व्यक्ति को खो दिया। तुम सही हो, प्रिया ने बिना किसी द्वेष के कहा। हाँ, तुमने खो दिया। मुझे पता है कि मुझे माफी मांगने का कोई हक नहीं है, लेकिन मैं चाहती थी कि तुम्हें पता चले कि मुझे हर दिन पछतावा होता है और कर्ज चुका दिया गया है। जो आदमी तुमसे शादी करने वाला था, किसी ने उसे पैसे दे दिए और वह पीछे हट गया। हम अब फिर से शुरुआत कर रहे हैं, चीजों को सही करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रिया ने आरव की ओर देखा, जिसने एक विचारशील इशारा किया। यह दर्शाता हुआ कि फैसला उसका था। यहां आने और यह सब कहने के लिए धन्यवाद, उसने अंत में कहा। इसका कुछ मतलब है, लेकिन मैं जो हुआ उसे बस भूल नहीं सकती। मैं समझता हूं शायद किसी दिन हम फिर से बात कर सकते हैं, लेकिन आज नहीं। रमेश ने सिर हिलाया, खिड़की से सब कुछ देख रहे बच्चों को नमस्कार किया और चला गया। क्या तुम ठीक हो? आरव ने उसके भाई के जाने के बाद पूछा। यह अजीब है, लेकिन मैं ठीक हूं। मुझे लगता है कि मैंने उन्हें बहुत पहले ही माफ कर दिया था, बस मुझे पता नहीं था। और अब तुम्हें कैसा महसूस होता है? आजाद, पूरी तरह से आजाद। यह उस रात थी जब आरव ने प्रिया को शादी का प्रस्ताव दिया। यह कुछ भी योजनाबद्ध नहीं था, शब्द बस उसके मुंह से निकल गए जब वे रात के खाने के बाद एक साथ बर्तन धो रहे थे। मुझसे शादी करोगी? उसने अचानक कहा। प्रिया ने लगभग वह प्लेट गिरा दी जिसे वह सुखा रही थी। क्या मुझसे शादी करोगी? तुम, मैं, बच्चे, हम एक सच्चा परिवार बनेंगे। आरव, मुझे पता है कि यह जल्दी है। मुझे पता है कि तुम सोच सकते हो कि यह जल्दबाजी है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में कभी किसी चीज के बारे में इतना निश्चित नहीं रहा। प्रिया ने रसोई का कपड़ा मेज पर रखा और उसकी ओर मुड़ी। क्या तुम निश्चित हो? तुम्हें पछतावा नहीं होगा जब यह जुनून खत्म हो जाएगा। प्रिया, तुम्हारे लिए जो मैं महसूस करता हूं वह सिर्फ जुनून नहीं है। यह ऐसा है जैसे मुझे मेरा दूसरा आधा मिल गया है, जैसे दुनिया में होने का अब अंततः मतलब है। और बच्चे पहले से ही मेरे दिल में मेरे बच्चे हैं। मैं उन्हें आधिकारिक तौर पर गोद लेना चाहता हूं, उन्हें अपना उपनाम देना चाहता हूं, हमेशा के लिए उनकी देखभाल करना चाहता हूं। प्रिया रोने लगी, लेकिन वे खुशी के आंसू थे। हाँ, उसने फुसफुसाया। हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं। शादी थी, लेकिन उत्तम थी। उन्होंने समारोह मकान के आंगन में किया, जिसे प्रिया ने अपने बगीचे में उगाए फूलों से सजाया था। मिहिर फूलों की एक टोकरी में गठबंधन के सूत्र लेकर आया, जिसे सिया ने खुद कूंढा था। कम मेहमान थे, लेकिन हर कोई खास था। डोना तुलसी, वह बुजुर्ग पड़ोसी जिसने प्रिया को मकान के बारे में बताया था, वह गवाह थी। वह पूरे समारोह में रोती रही, कह रही थी कि उसे हमेशा पता था कि इस मकान में अच्छी चीजें होती हैं। सिविल समारोह के बाद आरव ने आधिकारिक तौर पर मिहिर और सिया को गोद ले लिया। जब न्यायाधीश ने पूछा कि क्या वे अपना उपनाम शर्मा में बदलना चाहते हैं, तो सिया ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, हाँ, मैं चाहती हूं, न्यायाधीश जी। अब हम एक सच्चा परिवार हैं। विवाहित जीवन ने खुशियां और चुनौतियां लाईं, जिनकी उन दोनों में से किसी ने उम्मीद नहीं की थी। प्रिया को एक अधिक आरामदायक वित्तीय जीवन की आदत डालनी पड़ी, लेकिन उसने हमेशा सादगी और उदारता के अपने सिद्धांतों को बनाए रखा। आरव ने सीखा कि पिता होना सिर्फ आर्थिक समर्थन देना नहीं है, बल्कि छोटे पलों में मौजूद रहना है, होमवर्क में मदद करना है, खरोंचे घुटनों का इलाज करना है, सोने से पहले कहानियां सुनाना है। मिहिर एक बेहद प्यारा और बहिर्मुखी बच्चा निकला। उसने तेजी से नए जीवन को अपनाया और हमेशा आरव को अपना जैविक पिता माना। सिया, जो ज्यादा अंतर्मुखी थी, को पूरी तरह से खुलने में ज्यादा समय लगा, लेकिन जब वह खुली तो उसने आरव के साथ किताबों के लिए साझा जुनून पर आधारित एक खास रिश्ता विकसित किया। प्रिया ने अपने सिलाई व्यवसाय का विस्तार किया और क्षेत्र में एक सम्मानित छोटी व्यवसायी बन गई। उसने हमेशा सस्ती कीमतें रखीं और हमेशा जरूरतमंद परिवारों के लिए मुफ्त काम करने के लिए समय निकाला, उस उदाहरण का पालन करते हुए जो उसने आरव की मां से सीखा था। उपकार वापस करना जरूरी है, वह कहती थी। हमें दूसरा मौका मिला, दूसरे लोग भी इसके हकदार हैं। आरव को एक ऐसा पेशा मिला जिसके बारे में वह नहीं जानता था कि उसके पास था, पढ़ाना। उसने सिया को गणित की कक्षाएं देना शुरू किया, फिर पड़ोस के अन्य बच्चों को। थोड़े ही समय में वह अपने ही मकान में एक अनौपचारिक ट्यूशन कक्षा का आयोजन कर रहा था। मेरी मां को गर्व होता, उसने एक शाम प्रिया से कहा। रसोई की मेज पर 5 बच्चों को होमवर्क करते हुए देखते हुए उन्हें बहुत गर्व होता। प्रिया सहमत हुई। तुमने उनकी याद का सम्मान किया।
साल गुजर गए, छोटी खुशियां और बड़े बदलाव लाए। वह मकान जो पहले परित्यक्त होने के लिए नियत था, जीवन और प्यार का केंद्र बन गया। पड़ोसी अक्सर सलाह लेने, चीनी उधार लेने या बस बरामदे पर बातचीत करने के लिए आते थे। मिहिर बड़ा हुआ और एक जिम्मेदार और मेहनती बच्चा बन गया, जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। सिया ने पढ़ने का ऐसा जुनून विकसित किया जिसने उसे शिक्षिका बनने का सपना देखने के लिए प्रेरित किया। प्रिया क्षेत्र की सबसे ज्यादा मांगी जाने वाली दर्जियों में से एक बन गई, लेकिन उसने कभी अपनी सादगी नहीं खोई। उसने उन महिलाओं के लिए माइक्रो क्रेडिट कार्यक्रम शुरू किया जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहती थीं। हमेशा पैसे से ज्यादा की पेशकश करती थीं। मार्गदर्शन, भावनात्मक समर्थन और यह सुनिश्चितता कि वे अकेली नहीं हैं। आरव अपनी पत्नी के काम से प्रेरित होकर एक फाउंडेशन बनाया जिसने कमजोर परिवारों को अस्थायी आवास प्रदान किया। उसने क्षेत्र में कई संपत्तियां खरीदी और उन्हें ट्रांजिशन होम में बदल दिया, हमेशा उस मॉडल का पालन करते हुए जिसे उन्होंने घर पर विकसित किया था। न केवल आश्रय बल्कि लोगों को अपना जीवन फिर से बनाने में मदद करने के लिए व्यापक समर्थन। अपनी 10वीं शादी की सालगिरह पर उन्होंने उसी बरामदे में अपनी प्रतिज्ञाओं को नवीनीकृत किया जहां उन्होंने पहली बार चूमा था। इस बार ज्यादा मेहमान थे, वे कई लोग जिनके जीवन को उन्होंने बरसों से छुआ था। डोना तुलसी अब 80 के दशक में फिर से गवाह थी। अपने भाषण में उन्होंने कहा, मुझे हमेशा पता था कि यह मकान खास है। आरव की मां यहां चमत्कार करती थी और अब वह और प्रिया उन्हें जारी रखे हुए हैं। वे अलौकिक चमत्कार नहीं हैं, वे मानव हृदय के चमत्कार हैं। मिहिर जो अब 16 साल का था और लगभग आरव के जितना लंबा था, उसने एक भाषण दिया जिसने सभी को भावुक कर दिया। जब मैं छोटा था तो मैं नहीं समझता था कि कुछ बच्चों के पास सगे माता पिता क्यों होते हैं और कुछ, जैसे मेरे और सिया के पास, दिल के माता पिता होते हैं। अब मैं समझता हूं कि यह मायने नहीं रखता कि परिवार कैसे बनता है, यह मायने रखता है कि उसके अंदर कितना प्यार है। आरव ने मुझे शायद पैदा नहीं किया, लेकिन उन्होंने मुझे पाला। प्रिया ने मुझे शायद जन्म नहीं दिया, लेकिन उन्होंने मुझे जीवन दिया। इस परिवार ने मुझे सिखाया कि प्यार डीएनए के बारे में नहीं है, यह चुनाव के बारे में है, और मैं हर दिन आपको चुनता हूं। उस रात सभी मेहमानों के जाने के बाद आरव और प्रिया बरामदे में अकेले रह गए, जैसा कि वे 10 साल से हर रात करते थे। कोई पछतावा? प्रिया ने मजाक में पूछा। बस एक, आरव ने जवाब दिया। कौन सा? मुझे बहुत पहले इस मकान में वापस आना चाहिए था। शायद तुम पहले तैयार नहीं थे। शायद तुम्हें वह सब जीना पड़ा जो तुम जिए, हमें ढूंढने के लिए तैयार होने के लिए। हो सकता है कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी माँ जानती थीं कि एक दिन मैं वापस आऊंगा, कि मुझे अपना परिवार यहीं मिलेगा। वह जानती थीं, प्रिया ने विश्वास के साथ कहा। माएं हमेशा ये सब जानती हैं। वे चुपचाप रहे। गांव में रात की आवाजें सुन रहे थे। मकान के अंदर से परिचित शोर आ रहे थे। मिहिर अपने कमरे में किसी आविष्कार में व्यस्त। सिया देर तक पढ़ रही थी। रसोई की घड़ी समय बता रही थी। प्रिया, हाँ, धन्यवाद। किस लिए? मुझे यह सिखाने के लिए कि घर एक जगह नहीं है, वे लोग हैं जिनसे हम प्यार करते हैं। मुझे एक परिवार देने के लिए, इस मकान को एक ऐसी जगह में बदलने के लिए जहां चमत्कार होते हैं। चमत्कार हमेशा यहीं थे, प्रिया ने कहा। तुम्हें बस उन्हें ढूंढने के लिए घर वापस आना था। और इस तरह उस मकान के बरामदे पर जहां सब कुछ शुरू हुआ था, अपने चुने हुए परिवार के प्यार से घिरे, आरव और प्रिया ने अपनी कहानी लिखना जारी रखा। एक ऐसी कहानी जिसने साबित किया कि कभी कभी सबसे अच्छी शुरुआत सबसे अप्रत्याशित अंत से पैदा होती है, और यह कि एक खाली मकान दुनिया का सबसे प्यार से भरा घर बन सकता है। वह संपत्ति जिसे आरव ने लगभग बेच दिया था, एक नई पारिवारिक परंपरा का केंद्र बन गई। हर साल जिस दिन वे मिले थे, वे न केवल अपने प्यार का जश्न मनाने के लिए, बल्कि इस विचार का जश्न मनाने के लिए एक पार्टी करते थे कि जो अप्रत्याशित को गले लगाने की हिम्मत रखते हैं, उनके लिए दूसरे मौके वास्तव में मौजूद हैं। बच्चे यह जानते हुए बड़े हुए कि उन्हें बिना शर्त प्यार किया जाता है, न केवल उनकी कहानी के बावजूद बल्कि उसके कारण। उन्होंने सीखा कि परिवार पूर्णता के बारे में नहीं है, बल्कि उपस्थिति के बारे में है। यह सब कुछ होने के बारे में नहीं है, बल्कि सब कुछ देने के बारे में है। और आरव, जिसने एक दिन सोचा था कि दौलत पैसे में मापी जाती है, उसने पाया कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी वह था जिसके पास एक परिवार था जो उससे प्यार करता था। हंसी से भरा एक घर और यह निश्चितता कि चाहे कुछ भी हो, वह फिर कभी अकेला नहीं रहेगा। आरव और प्रिया की प्रेम कहानी शहर में एक किंवदंती बन गई, लेकिन उनके लिए यह हमेशा वह जीवन था जिसे उन्होंने एक साथ बनाने के लिए चुना था। एक बार में एक दिन बहुत प्यार, धैर्य और अटूट विश्वास के साथ
कि सबसे अच्छे चमत्कार वे हैं जिन्हें हम अपने हाथों और दिलों से बनाते हैं। साल गुजर गए और जरूरतमंद परिवारों की मदद करने की परंपरा मजबूत हुई। शर्मा परिवार का मकान क्षेत्रीय रूप से एक सुरक्षित ठिकाने के रूप में जाना जाने लगा, एक ऐसी जगह जहां हताश लोग न केवल आश्रय बल्कि उम्मीद भी पा सकते थे। प्रिया ने उन महिलाओं के लिए एक विशेष कार्यक्रम विकसित किया जिन्होंने अपनी जैसी ही परिस्थितियों का सामना किया था। उसने न केवल अस्थायी आवास बल्कि व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, मनोवैज्ञानिक सहायता और सबसे महत्वपूर्ण इस बात का जीता जागता सबूत पेश किया कि जीवन को पूरी तरह से फिर से बनाना संभव है। हर महिला जो यहाँ से गुजरती है वह हमारी कहानी का एक टुकड़ा ले जाती है, प्रिया साप्ताहिक बैठकों के दौरान कहती थी, जो वह आयोजित करती थी, और अपनी कहानी का एक टुकड़ा छोड़ जाती है। इस तरह हम मजबूत महिलाओं का एक नेटवर्क बनाते हैं जो एक दूसरे का समर्थन करती हैं। आरव ने अपनी पत्नी के काम से प्रेरित होकर युवाओं के साथ अपने काम का विस्तार किया। उसने उन लड़कों के लिए एक व्यावसायिक मार्गदर्शन कार्यक्रम बनाया जो अनाथालयों से बाहर निकल रहे थे या जो टूटे हुए परिवारों से आते थे। उसने सिखाया कि सफलता सिर्फ पैसे में नहीं मापी जाती बल्कि अन्य लोगों के जीवन पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव में मापी जाती है। मिहिर ने इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और अपने पिता की कंपनी में काम करने के लिए वापस आ गया, लेकिन एक विशिष्ट मिशन के साथ, आवास परियोजनाओं का विकास करना जो परिवार द्वारा बनाए गए ट्रांजिशन होम मॉडल का पालन करें। उसकी पहली परियोजना एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स थी जिसमें सामुदायिक स्थान, सामूहिक उद्यान और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र शामिल थे। मैं चाहता हूं कि यहां रहने वाले हर परिवार को वही मौका मिले जो हमें मिला, वह अपनी परियोजनाओं की प्रस्तुतियों में कहता था। एक ऐसी जगह जो सिर्फ आश्रय नहीं बल्कि एक बेहतर जीवन के लिए शुरुआती बिंदु हो। सिया एक मान्यता प्राप्त शिक्षाविद बन गई, समावेशी शिक्षा शास्त्र में विशेषज्ञता प्राप्त की। उसने उन बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियां विकसित की जो पारिवारिक आघात से गुजरे थे, हमेशा अपने अनुभव को याद करते हुए कि कैसे उसने किताबों में बचने और बढ़ने का एक तरीका पाया था। आरव और प्रिया की 15वीं शादी की सालगिरह पर जश्न अलग था। एक अंतरंग पार्टी के बजाय उन्होंने उन सभी परिवारों के साथ एक बड़ी सभा का आयोजन किया जिनकी उन्होंने बरसों से मदद की थी। डेनियला, पहली युवा महिला जिसे उन्होंने आश्रय दिया था, अब एक नर्स थी और अपनी बेटी लुज, एक 13 साल की बुद्धिमान लड़की को लेकर आई थी। डोना कार्मेन, वह बुजुर्ग महिला जिसने आग में अपना घर खो दिया था, पड़ोस के कई बच्चों की गोद ली हुई दादी बन गई थी। जेवियर, वह युवक जो गोद लेने की प्रणाली से बाहर निकला था, अब जोखिम में पड़े किशोरों के लिए एक एनजीओ चला रहा था। बस देखो कि हमने मिलकर क्या हासिल किया, प्रिया ने भावुक होकर कहा, आंगन को उन लोगों से भरा देखकर जिनके जीवन उस मकान और उस परिवार के माध्यम से आपस में जुड़ गए थे। मेरी मां को इतना गर्व होता। आरव ने उस साधारण महिला को याद करते हुए फुसफुसाया जिसने उस जगह पर उदारता के पहले बीज बोए थे। जश्न के दौरान एक आश्चर्य ने सभी को छू लिया। रमेश, प्रिया का भाई, जो बरसों पहले माफी मांगने आया था, अपने परिवार के साथ आया। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने धीरे धीरे अपना रिश्ता फिर से बनाया था और वह अपने ही शहर में घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं के लिए एक वकील बन गया था। प्रिया ने मुझे सिखाया कि माफ करने का मतलब भूलना नहीं है, इसका मतलब चुनना है, अतीत को भविष्य तय नहीं करने देना। उसने अपने संक्षिप्त भाषण के दौरान कहा, उसने मुझे भी अपने तरीके से बचाया। प्रिया ने भावुक होकर अपने भाई को गले लगा लिया। एक स्वस्थ रिश्ते को फिर से बनाने में बरसों लग गए थे, लेकिन उसने आरव से जो दृढ़ता और बिना शर्त प्यार सीखा था, उसने इसे भी संभव बना दिया। जब रात हुई और मेहमान चले गए तो परिवार बरामदे में अकेला रह गया, जैसा कि वे 10 साल से हर रात करते थे। मिहिर और सिया, अब वयस्क लेकिन अपने करियर को स्थापित करते हुए भी घर पर रह रहे थे, अपने माता पिता के साथ दिन के बारे में बात करने की रात की रस्म में शामिल हो गए। क्या मैं एक सवाल पूछ सकती हूं जो मैं हमेशा से पूछना चाहती थी? सिया ने कहा। जरूर, आरव ने जवाब दिया। क्या आपको सच में नहीं पता था कि आप पहले दिन से ही मां के प्यार में पड़ रहे थे? क्योंकि हमारे लिए यह स्पष्ट था। आरव और प्रिया ने एक दूसरे को देखा और हंसे। क्या यह इतना स्पष्ट था? आरव ने पूछा। पापा, आप रोज यहां कमजोर बहानों के साथ आते थे, मिहिर ने कहा। मैं मकान देखने आया हूं। मैं देखने आया हूं कि तुम लोग ठीक हो। मैं कुछ चीजें लाया हूं। कोई उन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था और मां घबरा जाती थी जब उन्हें पता चलता था कि आप आ रहे हैं। सिया ने जारी रखा। वह 3 बार कपड़े बदलती थी, बाल बनाती थी, बातचीत का अभ्यास करती थी। मैं वह सब नहीं करती थी। प्रिया शर्म से लाल होकर बोली। हाँ, तुम करती थी,
दोनों बच्चों ने एक साथ हंसते हुए कहा, ठीक है, शायद मैं थोड़ा सा करती थी। प्रिया ने स्वीकार किया, लेकिन यह पहली नजर का प्यार था, कम से कम मेरी तरफ से। मेरी तरफ से भी, आरव ने कहा। बस मुझे यह स्वीकार करने में देर लगी कि मैं क्या महसूस कर रहा था। और हम? मिहिर ने पूछा। आपने कब तय किया कि आप हमेशा के लिए हमारे माता पिता बनना चाहते हैं? आरव ने इस सवाल पर विचार किया। पहले दिन से, उसने अंत में कहा। जब से मैंने तुम्हें उन कामचलाऊ खिलौनों से आंगन में खेलते हुए देखा, तुम पहले से ही मेरा दिल चुरा चुके थे। बस मुझे अभी पता नहीं था। मेरे लिए यह तब था जब मिहिर ने तुम्हें पहली बार अंकल कहा था। प्रिया ने कहा। मैंने उस पल तुम्हारा चेहरा देखा और मुझे पता था कि तुम एक ही बार में हम तीनों के प्यार में पड़ गए थे। यह सच है, आरव ने स्वीकार किया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं अब तुम्हारे बिना जिंदगी नहीं चाहता। वे कुछ देर चुप रहे। हर कोई खोज और बदलाव के उस समय की अपनी यादों में खोया हुआ था। क्या तुम्हें किसी चीज का पछतावा है? सिया ने पूछा। सगे परिवार से भागने का? प्रिया ने जवाब दिया। कभी नहीं। यह मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला था। और आप, पापा, क्या आपको मकान की बिक्री रद्द करने का पछतावा है? सिया, उस बिक्री को रद्द करना मेरी जिंदगी का सबसे समझदारी भरा फैसला था। यह मकान, यह परिवार, तुम लोग मेरी सबसे बड़ी संपत्ति हो। और अगर यह सब नहीं हुआ होता, मिहिर ने जारी रखा, हमेशा परिवार का दार्शनिक, अगर आप लोग कभी नहीं मिले होते। प्रिया और आरव ने एक दूसरे को देखा। मैं शायद एक अमीर और अकेला आदमी होता, आरव ने कहा। मेरे पास वह सब कुछ होता जो पैसा खरीद सकता है, लेकिन वह कुछ भी नहीं जो वास्तव में मायने रखता है। और मैं 2 बच्चों को अकेले पालने वाली एक बहादुर महिला होती, प्रिया ने कहा। हम बच जाते, लेकिन हमने इस पूरी खुशी को कभी नहीं जाना होता। तो क्या यह नियति थी? सिया ने पूछा। मुझे नहीं पता कि यह नियति थी, प्रिया ने जवाब दिया। मुझे लगता है कि यह सही फैसलों की एक श्रृंखला थी। जब मैं भागी तो मैंने बहादुरी को चुना। जब आरव ने हमें रहने दिया तो उसने करुणा को चुना। जब हम डर चुन सकते थे तो हम दोनों ने प्यार को चुना। और तुमने विश्वास को चुना जब तुम अविश्वास चुन सकते थे। आरव ने मिहिर और सिया को देखते हुए जोड़ा। तुमने एक अजनबी को अपनी जिंदगी में स्वीकार किया। आप हमारे लिए कभी अजनबी नहीं थे, मिहिर ने कहा। पहले दिन से हमें लगा कि आप यहीं से जुड़े हैं। बरामदे पर हुई वह बातचीत परिवार की सबसे प्यारी यादों में से एक बन गई। बरसों बाद जब मिहिर और सिया के खुद के बच्चे हुए तो वे बच्चों को यह कहानी सुनाते थे, समझाते थे कि कभी कभी सबसे अच्छे परिवार वे होते हैं जिन्हें हम चुनते हैं, न कि वे जिनमें हम पैदा होते हैं। मकान जरूरतमंद लोगों के लिए एक आश्रय बना रहा। जैसे जैसे आरव और प्रिया बूढ़े होते गए, मिहिर और सिया ने धीरे धीरे परंपरा को जारी रखने की जिम्मेदारी ले ली। उन्होंने पेशेवर संरचना के साथ एक आधिकारिक फाउंडेशन बनाया, लेकिन हमेशा व्यक्तिगत और प्रेमपूर्ण सार को बनाए रखा जो माता पिता के काम की विशेषता थी। प्रिया 50 साल की उम्र में कमजोर महिलाओं के साथ काम करने में एक क्षेत्रीय संदर्भ बन गई। आरव 65 साल की उम्र में भी अपनी कंपनी चला रहे थे, लेकिन अपना अधिकांश समय सामाजिक कार्य और युवा उद्यमियों के मार्गदर्शन के लिए समर्पित करते थे। अपनी 20वीं शादी की सालगिरह पर उन्होंने एक खास यात्रा की। वे उस शहर में वापस गए जहां प्रिया का जन्म हुआ था। अतीत से मेल मिलाप करने के लिए नहीं, बल्कि उन अन्य महिलाओं की मदद करने के लिए जो वैसी ही परिस्थितियों का सामना कर रही थीं जैसी उसने की थी। यहां होना अजीब है, प्रिया ने अपने बचपन की गलियों में चलते हुए कहा। ऐसा लगता है कि यह किसी और जीवन में था। यह किसी और जीवन में था, आरव ने जवाब दिया। तुम उस महिला से पूरी तरह से अलग व्यक्ति हो जो 20 साल पहले यहां से भागी थी। हम सब अलग लोग हैं। उन्होंने उस मकान का दौरा किया जहां प्रिया बड़ी हुई थी और उस परिवार से मिले जो अब वहां रहता था। वह 3 बच्चों वाली एक युवा अकेली मां थी जो अनौपचारिक नौकरियों से गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रही थी। क्या मैं मदद कर सकती हूं? प्रिया ने खुद को पेश करते हुए पेश किया। जो बातचीत हुई उसने उस परिवार का जीवन बदल दिया। कुछ ही हफ्तों में युवा मां प्रिया के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग ले रही थी और उसके बच्चों ने उस स्कूल में अध्ययन छात्रवृत्तियां जीत ली थीं जिसे सिया चला रही थी। क्या तुम्हें एहसास है कि तुम वही कर रही हो जो तुमने 20 साल पहले हमारे साथ किया था? आरव ने वापसी की यात्रा के दौरान टिप्पणी की। क्या चीज? भौतिक मदद से ज्यादा की पेशकश करना, उम्मीद की पेशकश करना। मैंने तुमसे सीखा, प्रिया मुस्कुराई। तुमने मुझे सिखाया कि लोगों की मदद करना पैसा देना नहीं है, यह उन पर विश्वास करना है। दरअसल यह तुमने मुझे सिखाया। पहले दिन से जब वे घर लौटे तो उन्हें एक आश्चर्य मिला। मिहिर ने उन सभी परिवारों के साथ एक सरप्राइज पार्टी आयोजित की थी जिनकी उन्होंने बरसों से मदद की थी।
आंगन उन तस्वीरों से सजाया गया था जो 2 दशकों के प्यार और एकजुटता का दस्तावेजीकरण करती थीं। हम आपको दिखाना चाहते थे कि आपने इतने सारे लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव डाला है, मेहर ने समझाया। मुझे नहीं पता कि आपको पता भी है कि आपने कितनी जिंदगियों को छुआ है। यह प्रभावशाली था। पार्टी में 100 से ज्यादा लोग थे। हर कोई उस मकान और उस परिवार से किसी न किसी तरह से जुड़ी हुई थी। ऐसे बच्चे जो बड़े हो गए थे, ऐसे युवा जिन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली थी, ऐसी महिलाएं जिन्होंने अपना जीवन फिर से बना लिया था, ऐसे परिवार जिन्होंने स्थिरता पाई थी। यह वह सच्ची संपत्ति है जिसे आपने बनाया है, सिया ने अपने भाषण के दौरान कहा। ये घर या कंपनियां नहीं है, ये परिवर्तित जीवन है, साकार हुए सपने हैं, ऐसे भविष्य हैं जो मौजूद हैं क्योंकि आपने लोगों पर विश्वास किया जब उन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। प्रिया आंसू नहीं रोक पाई। हमने बस वही किया जो कोई भी करता, उसने कहा। नहीं मां, सिया ने धीरे से जवाब दिया। आपने वह किया जो किसी को भी करना चाहिए, लेकिन जो कुछ ही लोग करते हैं। आपने अजनबियों के लिए अपना दिल और घर खोल दिया। आपने दूसरों की खुशी को मौका देने के लिए अपनी खुद की खुशी को जोखिम में डाला। उस रात सभी के जाने के बाद आरव और प्रिया महीनों में पहली बार बरामदे में अकेले रह गए। पार्टी सुंदर थी, लेकिन उन्होंने हमेशा साझा शांति के क्षणों को सराहा। अगर मैं तुम्हें 20 साल की उम्र में मिला होता तो क्या तुम्हें लगता है कि यह हमारे बीच काम करता? प्रिया ने अचानक पूछा। नहीं, आरव ने ईमानदारी से जवाब दिया। 20 साल की उम्र में मैं बहुत महत्वाकांक्षी था, पैसा कमाने पर बहुत ज्यादा केंद्रित था। मैं तुम्हारे मूल्य को पहचान नहीं पाता। और मैं बहुत भोली थी, परिवार की राय पर बहुत ज्यादा निर्भर थी। मुझमें जो मैं चाहती थी उसके लिए लड़ने की हिम्मत नहीं होती। तो हम सही समय पर मिले, बिल्कुल सही समय पर, जब तुम वह आदमी बनने के लिए तैयार थे जिसकी मुझे जरूरत थी, और मैं वह महिला बनने के लिए तैयार थी जिसकी तुम लायक थे। क्या तुम्हें लगता है कि अगर हमारे पास अन्य लोगों की मदद करने का यह पूरा मिशन नहीं होता तो भी हम खुश होते? प्रिया ने सवाल पर विचार किया। मुझे लगता है हाँ, लेकिन यह कम खुशी होती, ज्यादा स्वार्थी। जिस चीज ने हमारे जीवन को अर्थ दिया वह यह जानना था कि सच्चा प्यार वह है जो उमड़ पड़ता है, जो सिर्फ घर के अंदर समाया नहीं रह सकता। मेरी माँ हमेशा एक वाक्य कहती थी जिसे मैं अब पूरी तरह से समझता हूँ, आरव ने कहा। साझा की गई खुशी कई गुना बढ़ जाती है। तुम्हारी माँ समझदार थीं, वह थीं, और उन्होंने उदारता के बीज बोने के लिए सही जगह चुनी। यह मकान हमेशा खास था। नहीं आरव, मकान उन लोगों के कारण खास बन गया जो इसमें रहते थे। पहले तुम्हारी माँ, फिर हम। जादू दीवारों में नहीं है, यह उस प्यार में है जो यहाँ अंदर पनपता है। वे गले मिलते रहे, उन सितारों को देख रहे थे जो उस संपत्ति पर चमक रहे थे, जो एक मकान से कहीं ज्यादा बन गई थी। यह एक प्रतीक बन गया था कि चमत्कार तब होते हैं जब लोग डरने के बजाय प्यार करना चुनते हैं, जमा करने के बजाय देना चुनते हैं, बाहर निकालने के बजाय शामिल करना चुनते हैं। प्रिया, हाँ, अगर तुम समय में वापस जा सकती हो और हमारी कहानी में कुछ भी बदल सकती हो तो तुम क्या बदलोगी? प्रिया नहीं हिचकिचाई। कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। हर कठिनाई, हर आंसू, अनिश्चितता का हर क्षण हमें यहां तक लाया। कुछ भी बदलने से हम ठीक यही जीवन, ठीक यही परिवार, ठीक यही खुशी न होने का जोखिम उठाएंगे। यहां तक कि बुरा हिस्सा भी, जबरदस्ती शादी, भागना, डर, खसस कर बुरा हिस्सा। यह वह था जिसने मुझे अच्छे हिस्से को महत्व देना सिखाया। यह वह था जिसने मुझे तुम्हारे साथ यह जीवन बनाने के लिए काफी मजबूत बनाया। आरव ने धीरे से प्रिया के माथे को चूमा। मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं भी तुमसे प्यार करती हूं, और उस जीवन से प्यार करती हूं जिसे हमने एक साथ बनाया है। और इस तरह उस मकान के बरामदे पर जहां सब कुछ शुरू हुआ था, 2 दिल जो तब मिले जब उन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, उन्होंने अपनी प्रेम कहानी लिखना जारी रखा। एक ऐसी कहानी जिसने साबित किया कि शुरुआत कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, जब आपके पास प्यार, साहस और मानवीय उदारता की परिवर्तनकारी शक्ति में विश्वास होता है तो हमेशा एक सुखद अंत बनाना संभव होता है। और यह कि एक खाली मकान दुनिया का सबसे प्यार से भरा घर बन सकता है। रात आगे बढ़ी, लेकिन वे वहीं गले मिलते रहे, अपने जीवन और कहानियों से भरे घर की परिचित आवाजें सुन रहे थे। अंदर वे मिहिर को अपने प्रोजेक्ट्स पर काम करते हुए, सिया को अगले दिन के लिए कक्षाएं तैयार करते हुए, और रसोई की घड़ी की धीमी टिक टिक एक उद्देश्य और प्यार के साथ जी गई जिंदगी के अनमोल पलों को चिह्नित करते हुए सुन सकते थे। उस पल आरव ने पूरी निश्चितता के साथ जाना कि वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी था, अपने बैंक खाते के कारण नहीं,
बल्कि उस सच्ची संपत्ति के कारण जिसे उसने बनाया था। एक एकजुट परिवार, प्यार से भरा एक घर और यह निश्चितता कि उसके जीवन ने दुनिया में बदलाव लाया था। और प्रिया ने उस आदमी को देखकर, जिसने उसकी हताश भागने को प्यार और उद्देश्य की यात्रा में बदल दिया था, जाना कि उसने सभी सही फैसले लिए थे। हर साहसी चुनाव, विश्वास का हर क्षण, आस्था का हर कार्य उसे ठीक वहीं ले आया था जहां उसे होना चाहिए था। अपने जीवन के प्यार की बाहों में, उस परिवार से घिरी हुई जिसे उसने एक ऐसे मकान में बनाने के लिए चुना था जहां बिना शर्त प्यार करने के साधारण कार्य के माध्यम से हर दिन चमत्कार होते थे। कहानी समाप्त। अब मुझे बताओ कि तुम्हें यह कहानी कैसी लगी और तुम हमें कहां से देख रहे हो। अगर तुम्हारे पास हमारे साथ साझा करने के लिए कुछ है तो अपनी सच्ची भावनाओं को टिप्पणियों में छोड़ दो। क्या तुम्हें लगता है कि आरव और प्रिया ने सही फैसले लिए? हमें तुम्हारी राय पढ़कर खुशी होगी। तुम्हारी संगति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करना और सबसे जरूरी, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि अन्य रोमांचक कहानियां छूट न जाएं।